गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का नया नेक्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है सेकंड वीक स्टार्ट। थोड़ा सा पार्ट हमने इसका कर लिया था, कुछ पार्ट बच गया है, फिर आज ही हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से फिर आपके जुलाई मंथ के जो फर्स्ट 2 वीक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और कल तो आपको पता है, कल हम एचपी का करंट अफेयर करेंगे और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे जुलाई का थर्ड वीक। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who will be the India's female flag bearer in the Paris 2024 Olympic Games? तो बोल रहे हैं कि जो भारत की तरफ से फीमेल फ्लैग बियरर कौन रही जो पेरिस में आपके 2024 के ओलंपिक गेम्स हुए, तो उसमें कौन थी? पीवी सिंधु। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि ओलंपिक्स तो हो चुके हैं, तो जो पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स हुए थे, या जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं तो दो तरह की सेरेमनी होती है। एक जब स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग सेरेमनी होगी, और दूसरा जब आपकी खत्म होते हैं आपके गेम्स तो उसके बाद होती है क्लोजिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी में भी हमारे 2 फ्लैग बेयरर होते हैं और क्लोजिंग में भी होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो आपको दोनों ही याद रखने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो अभी हाल ही में ओलंपिक गेम्स हुए आपके पेरिस 2024 में, उसमें ओपनिंग सेरेमनी में आपके कौन थे फ्लैग बेयरर, तो वो आपने याद रखना है। इंडिया का फ्लैग है, लेकिन साथ में क्या एडिशन की है कि इंडिया के फ्लैग में एक फ्लैग के ऊपर हमने बनाई है सिंधु नदी। इंडिया के मतलब जो आपका इंडिया का तो है ही है हमारा नेशनल फ्लैग, उसके साथ हमने क्या कर दिया, साइड में छोटी सी बना दी है सिंधु नदी, और एक में हमने बना दिया है कमल। 2 चीजें बना दी हैं। तो ये ट्रिक है आपके लिए। सिंधु नदी से आपने याद रखना है पीवी सिंधु फीमेल फ्लैग बियरर थी आपकी ओपनिंग सेरेमनी में, और जो मेल था, मेल कौन थे आपके? शरद कमल। तो कमल से याद रखना आपने। अगर आपको सिंधु नदी और कमल याद रह गए तो आपको दोनों ही याद हो जाएंगे। साथ में ही पूरा का पूरा जो आपके टीम जाती है हमारी, उसका एक कैप्टन होता है, रिप्रेजेंटर होते हैं जो एक किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जाना था मैरी कॉम ने, लेकिन मैरी कॉम किसी वजह से नहीं जा पाए, तो उनकी जगह पे फिर कौन गए थे? गगन नारंग। गगन नारंग रिप्लेसेस मैरी कॉम एज इंडिया शेफ्टे मिशन, उसे बोलते हैं शेफ्टे मिशन। तो ये है गगन नारंग जी। और साथ में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है पीवी सिंधु और साथ में शरद कमल। तो ये थे ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग के अलग थे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिर बोले 4 टाइम ओलंपियन एंड 2012 ओलंपिक गेम्स हुए थे जो आपके लंदन में। तो वहां पे जो गगन नारंग जी हैं, ये है शूटर। इन्होंने मैंस की जो 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये देखिए, ये हैं आपके गगन नारंग। और ये क्या है आपके शेफ्टे मिशन। और साथ ही साथ इन्होंने मतलब 4 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, और 2012 में जो ओलंपिक गेम हुए थे लंदन के अंदर, वहां पे ये क्या जीत के आए थे? 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे भारत के लिए। फिर 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं बैडमिंटन। ये सब जानते हैं, पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट। और 13 टाइम कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट रह चुके हैं आपके टीटी के प्लेयर। कौन है? शरद कमल, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे फोटो में दिखाया है, शरद कमल जी। तो ये थे ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर। इंडियाज हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं, ये है हॉकी गोलकीपर आपकी पी आर श्रीजेश, एंड विल बी द जॉइंट फ्लैग बेयरर विद पिस्टल शूटर मनु भाकर। सब जानते हैं इनको, मनु भाकर। अभी इन्हें जो आपका स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो भी दिया गया है इन्हें, मनु भाकर जी को, एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द ऑन गोइंग पेरिस ओलंपिक 2024। तो देखो यहाँ से ना आपके अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। 5 क्वेश्चन। एक तो ओपनिंग सेरेमनी के आपको रखने हैं याद फ्लैग बेयरर, तो वो आपको 2 हो गए, पीवी सिंधु और शरद कमल जी। और क्लोजिंग सेरेमनी में हो गया आपके मनु भाकर, और साथ ही में कौन थे उनके? पी आर श्रीजेश। अब आपसे क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। आपको पूछा जाएगा कि मनु भाकर कि मतलब कौन सी स्पोर्ट से ये रिलेटेड है, कौन सा स्पोर्ट खेलती हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए ये भी क्या है आपकी शूटर है। और साथ में फिर पी आर श्रीजेश, ये क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। उसी तरीके से पीवी सिंधु बैडमिंटन, शरद कमल टीटी जिसको हम टेबल टेनिस बोलते हैं, और साथ में जो शेफ्टे मिशन कौन थे आपके? गगन नारंग। तो ये सारे अपने याद रखने। और गगन नारंग भी कौन है? ये भी शूटर है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 5-6 क्वेश्चन आपके पूरे हो गया और आएंगे ही आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका,
Which state is set to become the first in the country to adopt a 10-year action plan for road safety? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है भारत का जिसने 10 साल का एक्शन प्लान बनाया है रोड सेफ्टी के लिए। तो ये है आपका राजस्थान। तो राजस्थान पहला स्टेट बन चुका है इंडिया का जिसने अगले 10 सालों के लिए एक सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया है रोड के लिए, रोड से रिलेटेड, और इसके लिए इसको असिस्टेंस भी मिलेगा, फंडिंग मिलेगी वर्ल्ड बैंक से। इन्होंने बोला है कि 2030 तक हम लोग क्या करेंगे, 50% जितने भी आपके रोड एक्सीडेंट होते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर उनको हम क्या करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है। और इसको कौन साथ में फंडिंग दे रहा है, वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ये दो चीजें याद रखनी है आपने, डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन आएगा। और 3 एक्शन प्लान, मतलब जो अपना पूरा एक्शन प्लान है इसको इन्होंने 3 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला है 2025 से 27 के बीच में, सेकंड होगा 27 से 30 के बीच में, और थर्ड फेज होगा इनका 2030 से लेकर 2033 तक। इसमें यही करेंगे, स्पीड लिमिट जो होगी, सेफ डिस्टेंस, ट्रैफिक सिग्नल्स, यूज ऑफ रोड बैरियर्स, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी, जो पैदल चलते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी कुछ ना कुछ ये बनाएंगे। तो व्हीकल इंश्योरेंस, सीट बेल्ट, हेलमेट, ये सब चीज़ों के लिए ये क्या करेंगे, थोड़े से रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे और इसके ऊपर पॉलिसीज बनाएंगे ताकि कम से कम रोड एक्सीडेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इज आषाढ़ी बीज अ फेस्टिवल मार्किंग द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून सेलिब्रेटेड? तो आपको पूछा जा रहा है जो आषाढ़ी बीज है एक फेस्टिवल है ये, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट में? तो देखो आपने याद रखना है, जो कच्छ है ना, कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात के अंदर कच्छ है, वहीं पे वहीं के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आषाढ़ी बीज को मनाते हैं। उनके लिए ये होती है नई साल, मतलब कच्छ के लोगों की न्यू ईयर क्या होती है, आषाढ़ी बीज। तो इस दिन ये करते हैं, इसको डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द कच्छी न्यू ईयर एंड ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकंड डे ऑफ द शुक्ला पक्ष। फार्मर का फेस्टिवल है, सेलिब्रेशन ऑफ रेन्स की उनका मान्यता होती है कि आप क्या करेंगे, नया साल स्टार्ट हो गया है और बारिश भी आ चुकी है, और वो क्या करेंगे फिर मौसम को प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा मौसम कितना अच्छा है और उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट कौन सी फसल लगाएंगे। तो ये पूरा वो देखते हैं इसमें। और ये ध्यान रखना है आपने, जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है ना, 12 महीने हैं आपके, 12 महीनों में भी अलग अलग जो हम बोलते हैं ना, माघ, फागुन, चैत्र, है ना, चैत्र, बैसाख, इस तरीके से होते हैं। जो जो आषाढ़ महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, उसमें भी जो शुक्ल पक्ष होता है उसका जो सेकंड डे होता है उस दिन आषाढ़ी बीज मतलब स्टार्ट होती है, उस दिन आषाढ़ी बीज होती है। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं किसी भी महीने में, 15-15 दिन का। ये आपका ना जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। जब भी आपको पता है हर महीने अमावस्या आती है, हर महीने पूर्णिमा भी आती है ना। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि हर महीने ना 2-2 एकादशी आती है। लोग जो एकादशी का व्रत करते हैं वो महीने में 2 बार करते हैं। क्यों? 15 दिन का होता है शुक्ल पक्ष और 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष। जो 15 दिन का आपका शुक्ल पक्ष होता है उसमें जो 15वां दिन होगा उस दिन होगी आपकी पूर्णिमा। उसमें आपको ना चांद बढ़ता हुआ दिखेगा, फर्स्ट डे सेकंड, देखना कभी 15 दिन ना चांद बिल्कुल आपका ब्राइट होगा, अब मतलब बाहर रोशनी होगी। 15 दिन ऐसे निकलते हैं, जब धीरे 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 पूर्णिमा के बाद क्या होगा, चांद आपका उसकी लाइट कम होती जाएगी, फिर वो हो गया आपका कृष्ण पक्ष स्टार्ट, फिर अमावस्या आती है। तो शुक्ल पक्ष का जो सेकंड डे होता है उस दिन पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द गेम्स 2024 स्कीम? आपसे पूछा जा रहा है कि जो गेम्स 2024 स्कीम है उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो वो है आपकी इंडियन स्टार्टअप एंड एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो, और इंडियन स्टार्टअप। अब आपको समझना है कि गेम्स 2024 है क्या, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। जी से GRSC, जैसे ही आपने GRSC सुना होगा आपको याद आ गया होगा GRSC कोलकाता, है ना, जो क्या करते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए क्या बनाते हैं, शिपयार्ड बनाते हैं। हम मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं कि ये वाला शिप किसके द्वारा बनाया गया है, GRSC के द्वारा बनाया गया है। तो GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट मैंने आपको बहुत बार बोला कि गेम्स है या कोई भी ऐसा कुछ भी आपको दिया हो तो उसकी हमेशा ही हमने एब्रिविएशन याद करनी है। आपको पूछ सकते हैं कि एन बताओ, एन क्या है, नर्चरिंग है। जी से क्या है, GRSC है। इस तरीके से आपने पूरी लर्न करनी है ये। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो संजय सेठ जी हैं, अगर यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो कौन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, श्री राजनाथ सिंह। और अगर पूछा जाए, इसमें भी अलग अलग कैबिनेट में होते हैं, पॉलिटी में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस वो है संजय सेठ,
उन्होंने लॉन्च किया है GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेम्स 2024 ऑफ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इन कोलकाता। अब फर्दर आपको GRSE की भी फुल फॉर्म याद रखनी है। क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। और कहाँ पे? ये कोलकाता में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप गूगल करना या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करना, आपको पूरा दिखेगा वहाँ पे GRSE की हिस्ट्री। ब्रिटिश कॉलोनियल इरा के टाइम की है। उन्होंने इसको 1886 समथिंग में इसको क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था। और ये क्या करता है, जो आपकी इंडियन नेवी है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उनके लिए ये शिप बनाते हैं और बहुत लार्ज कैपेसिटी है इनकी बनाने की। तो अब ये फर्दर अब इन्होंने गेन्स ले आए हैं। ये बोल रहे हैं कि हम जो भी आगे फ्यूचर में हम जो भी शिपयार्ड बना रहे हैं या बनाएंगे, उसके लिए हमने क्या करना, थोड़ी इनोवेशन सॉल्यूशन हमने क्या करना है। आपको पता है शिप एक टाइम पे खराब हो जाते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। GRSE ने बनाया तो GRSE के पास लेके जाएंगे उसको। तो थोड़ा जो सॉल्यूशन है वो इनोवेटिव बनाने हैं, इजीली ट्रैक हो सके। तो द स्कीम सिक्स इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर शिपयार्ड प्रॉब्लम्स, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यूजिंग इंडियन स्टार्टअप्स एंड MSMEs। तो बोल रहे हैं इसमें हम इंडियन स्टार्टअप की भी हेल्प कर लेंगे और MSME की भी। ये भी पूरा का पूरा क्या करेंगे, साथ में इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। तभी बोला कि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके गेम्स 2024 में। अब ये जो भी काम करेंगे, देखो उसके लिए थीम है इनकी कि AI के ऊपर फोकस करना है, साथ ही साथ में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है वो होनी चाहिए आपकी ग्रीन। आपको पता है, मैं बार बार आपको एक चीज बताती हूँ कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया ने टारगेट रखा है 2070 तक, 2070 तक हमने बोला है कि हमने नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है ना। और चाइना ने बोला है 2045 तक, 2045 तक। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंडिया ने कब तक का टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का। तो ये आप लिख लो 2070 तक, और चाइना ने रखा है 2045 तक। ठीक है। उसके साथ अब आप बोलोगे नेट जीरो कार्बन एमिशन क्या होता है? मतलब कि आपने फ्यूल जो भी यूज करने हैं, आपने देखा होगा हम इलेक्ट्रिक की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल की तरफ कम जा रहे हैं। हमने ऐसी चीजें यूज करनी है जिससे क्या हो सके, कार्बन एमिशन ना हो। क्योंकि कार्बन एमिशन होगा तो आपको पता ही क्या होगा, इन्वायरमेंट में क्या होगा, आपका ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है, उसका अमाउंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ग्लेशियर मेल्ट होंगे। ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, फिर आपका जो सी लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये सब ने बच्चों ने पढ़ा होता है छोटी क्लासेस में भी, है ना। तो इसीलिए हमारा है कि वैसे भी जो टेम्परेचर डे बाय डे राइज हो रहा है और हमें इसके ऊपर कंक्रीट की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं। रोड्स आपकी बन रही हैं, कोल अब पूरा आपका सड़कों के ऊपर बिछा हुआ है, कितनी ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, शाम के टाइम उतनी ज्यादा वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से हमने इस चीज को क्या करना है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया। अब आप बोलोगे रशिया का ऑनर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिविलियन ऑनर? हमें तो इंडिया का पता होना चाहिए, इंडिया का तो हमें पता है भारत रत्न है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे भारत के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें मिला है, और पहली बार ऐसा हुआ है किसी इंडियन को मिला है यहाँ से, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को। तो वो आपने याद करना है। तो रशिया का जो ये ऑनर है, ये है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो ये अब आप सेंट यहाँ पे एक मतलब जो सेंट एंड्रयू है एक संत थे यहाँ के, उन्हीं के नाम पे फर्दर ये पड़ा है। तो देखो, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, पीएम मोदी रिसीव्स रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये दिख रहा होगा आपको, देखो है ना। आपके जो रशिया की प्रेसिडेंट है वो इन्हें पन्हा भी रहे हैं मोदी जी को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was honored with Russia's most prestigious civilian honor, the Order of St. Andrew the Apostle. President of Russia Vladimir Putin presented it to Mr. Modi. The award for the PM was announced in 2019. PM Modi is the first Indian leader to be conferred with this prestigious award. तो बोल रहे हैं जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं उन्होंने मोदी जी को इसे प्रेजेंट किया, जैसा कि हमें दिख भी रहा है यहाँ पे। और 2019 में ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमने मोदी जी को ये देना है। ठीक है। और इस तरीके से मोदी जी पहले इंडियन लीडर बन चुके हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन आया ही आया है, पहले भी आ चुका है और इन फ्यूचर भी आएगा। और ऐसे ही होते कभी हमारे और पर्सनैलिटी को भी मिलते हैं तो ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इसके बारे में। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, द अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1698
by Tsar Peter the Great, Emperor of Russia, in honor of Saint Andrew, the first apostle and patron saint of Russia. पूरे ये जो अवार्ड है ये 1698 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो वहाँ के सम्राट थे सार पीटर द ग्रेट, उन्होंने किया था, क्योंकि वहाँ पे उनके एक संरक्षक थे, संत थे महान, सेंट एंड्रयू, तो उनके नाम पे पड़ा था। तो इसके फिर बाद में ये अबॉलिश हो गया 1918 में। क्यों हुआ? क्योंकि रशिया में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो गया था, वहां पे जो सारिस निजाम था उसको क्या कर दिया था, ओवरथ्रो, जो वहां के सम्राट थे उनको क्या कर दिया था, गद्दी से निकाल दिया था। फिर बाद में दोबारा से इसको स्टार्ट कर दिया गया, रीएस्टेब्लिश कर दिया गया आपके 1998 में। तो आपका डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया, रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1917 से 18 के बीच में। और ये एक वैसा पीरियड था जब रशिया के अंदर पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आ रहे थे, क्राइसिस चल रहे थे वहां पे, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और साथ ही साथ में मोदी जी ने फिर आपकी जो 22 नंबर की जो इंडिया रशिया एनुअल समिट था, वो भी आपका उन्होंने क्या किया, वहां पे चेयर किया। फिर साथ में उन्होंने बोला कि ठीक है मैं यहाँ पे आया हूँ, रशिया यूक्रेन वॉर चला है, तो उन्होंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट की, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड बस। सॉरी फॉर इंटरप्शन, कोई आ गया था। ओके तो मोदी जी ने डायरेक्ट बोला उनको, व्लादिमीर जी को, पुतिन जी को, कि जो भी हमारे इंडियन फंस गए हैं आप प्लीज उनको किसी तरीके से यहाँ से निकालो। बोला ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 2015 में गए थे मोदी जी, उसके बाद जाके अब मतलब वो 9 सालों के बाद गए वहां पे। और दूसरा जो वहां पे क्रेमलिन वॉल बनी है, टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर, एक सेकेंड मैं पानी पी लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके तो बोल रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उस टाइम तो हर कंट्री, जो जो कंट्री भी इन्वॉल्व थी, वहां से बहुत सारे सोल्जर क्या हुए थे, आपके शहीद हो गए थे। तो वैसे ही रशिया के भी हुए थे। तो उन्होंने वहां पे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक वॉल बनाई है, क्रेमलिन वॉल। तो मोदी जी ने बोला मैं यहाँ पे आया ही हूँ तो मैं इनको भी ट्रिब्यूट दूंगा, जो भी अननोन सोल्जर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में क्या किया था, अपना लाइफ सेक्रीफाइस की थी। फिर उसके बाद उन्होंने जब एड्रेस किया अपने इंडियन डायस्पोरा को, जो हमारे भारतीय मूल के वहाँ पे रहते हैं, उनको मोदी जी ने एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि हम रशिया और भारत क्या है, एक दूसरे की ऑल वेदर फ्रेंड है, सुख दुख के साथी हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन आपने याद रखनी है। मोदी जी ने एड्रेस किया था जब आपके इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में, तो उन्होंने बोला था रशिया एज इंडियाज ऑल वेदर फ्रेंड, सुख दुख का साथी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हु सेड, ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि रशिया एज इंडियाज ऑल वेदर फ्रेंड, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मोदी जी ने दी थी। फिर बोला कि हमने हर तरह की जो भी सिचुएशंस रही आज तक, हम हमेशा एक दूसरे को कॉर्पोरेट किया है। अब ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी ने अनाउंस किया है कि भारत जो है वहां पे 2 नए कंसुलेट क्या करेगा, रशिया की सिटीज कजान और येकातेरिनबर्ग में क्या रहेगा, सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कंसुलेट्स क्या होते हैं। तो बोलते हैं 2 नए कंसुलेट सेटअप करेगा, कहाँ कहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन, कजान एंड येकातेरिनबर्ग में। इंडिया से एम्बेसडर टू रशिया कौन है, विनय कुमार। देखो ऐसे नहीं सोचना कि एक न्यूज को इतना टाइम लग रहा है, अगर किसी के भी मन में ना ये ख्याल आता होगा कि एक न्यूज में इतना सब कुछ, इतना डिटेल में, ये एक न्यूज में ही आपके कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूज है, आपको एक तो अवार्ड का नाम कि किससे दिया गया ये, दूसरा कि रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है, दूसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे ये हो गया कि बताइए जी रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, हिस्ट्री का आ गया यहीं से, अब रशियन न्यूज में तो पूछ सकते हैं आपसे। चौथा कि वहां पे अभी हाल ही में मोदी जी जब गए थे तो उन्होंने क्या किया है, वहां पे बोला कि वो 2 नए कंसुलेट बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, कजान और येकातेरिनबर्ग में।
छठवां क्वेश्चन, इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया कौन है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये, आपको ज्यादा अच्छे से देना हो तो चार एम्बेसडर दे दिए, 4 कंट्री दे दी, मैच द फॉलोइंग। आपको एक भी पता होगा कि विनय कुमार जी हैं, आपको पता कभी कभी एलिमिनेट करके हो जाता है, तो विनय कुमार हैं आपके इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया। तो वहां पे जब रोजरटम पेविलियन हुआ था मॉस्को में, उसका जो उद्घाटन हुआ था 2023 में, तो विनय कुमार जी ने उसको भी विजिट किया। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके कि दोनों लीडर्स ने क्या बोला है, हमारे मोदी जी और पुतिन साहब ने क्या बोला है कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 100 बिलियन यूएसडी का क्या करेंगे, बायलेटरल ट्रेड करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में आएगा कि 2030 की जगह वो 29 लिख सकते हैं, 100 बिलियन की जगह वो 50 लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, तो ये आपने याद करना है। और अगला और भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, न्यू आर्किटेक्चर ऑफ स्टेबल एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम एंड जो एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, और एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। तो बुरे एक मोदी जी ने बोला एक जो नया आर्किटेक्चर हम लोग तैयार करेंगे ताकि डायरेक्ट क्या कर सके, हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके। तो एक आपका इंडिया और आपका रशिया के बीच में डायरेक्ट कॉरिडोर बन रहा है, चेन्नई से जो जुड़ेगा आपके व्लादिवोस्तोक तक। तो ईस्टर्न मैरीटाइम, चेन्नई कहाँ पे आपका, तमिलनाडु में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आपका। ये देखिए अब यहाँ पे ये चेन्नई है, ये देखिए ये आपका चेन्नई है, और ये है आपका व्लादिवोस्तोक। तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ से होता हुआ ये इस तरीके से ये आपके बनाएंगे, और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में हो जाएगा, आपको इजी हेल्प हो जाएगी। दूसरा जो हमने पढ़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए ये यहाँ से मुंबई वाला जो इंटरनेशनल की बात की, ये यहाँ से होते हुए जा रहा है आपका पूरा इधर से, ये वाला। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट वेस्टर्न साइड को है, और दूसरा जो है आपका ये कौन सी साइड को है, ये आपका है ईस्टर्न साइड को। तो दोनों याद रखने हैं आपने। अब कुछ फैक्ट्स है, अब आपके मन में आता होगा, कभी कभी आपने सुना होगा कि हाई कमिश्नर बना है ये दूसरी इस कंट्री का कौन बना है, कभी होता है आपके एम्बेसडर वर्ड लिखा हुआ है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है। पहले समझते हैं कि एम्बेसी और हाई कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। एम्बेसी लोकेटेड होती है उन देशों में जो आउटसाइड द कॉमनवेल्थ होते हैं, मतलब कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर नहीं आते हैं। अब आपके दिमाग में आ गई कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है। कॉमनवेल्थ नेशंस वो होते हैं आपके जो कभी ना कभी जिनके ऊपर हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने राज किया था, उनके कॉलोनियल एरा वो रहे थे, उनके कंट्रोल में वो रहे थे। वो होती है आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज। जिन पे नहीं रूल किया था वो नहीं आते कॉमनवेल्थ में। तो इसलिए याद रखना कि जो एम्बेसी है वो लोकेटेड होती है इन कंट्रीज आउटसाइड द कॉमनवेल्थ, जो एक कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं है, और वहां पे जो हम भेजेंगे उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर। और मतलब कि एम्बेसी का हेड कौन होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। उसी तरीके से हाई कमीशन इज फाउंड इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड इज हेडेड बाय अ हाई कमिश्नर। हाई कमीशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, एक ऑफिस होगा, वो होगा आपका उन देशों में जो कॉमन, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, इंडिया का ही पार्ट था तो ब्रिटिश के ही अंडर था ये भी, है ना। तो आप बोल सकते हो वहां पे क्या होगा, वहां पे एम्बेसी नहीं होगी, वहां पे होगा हाई कमीशन। और इंडिया की तरफ से जो वहां के लिए क्या होंगे, हाई कमिश्नर भेजे जाएंगे जो हाई कमीशन के हेड होंगे। उसी तरीके से जैसे कि यूएसए है, यूएसए नहीं है कॉमनवेल्थ कंट्री, वहां पे ब्रिटिश वालों ने नहीं किया है रूल, तो इसलिए वहां पे क्या होगी, एम्बेसी होगी, और हमारे इंडिया की तरफ से वहां भेजे जाएंगे एम्बेसडर। तो ये चीज बिल्कुल मतलब आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्बेसी एंड कंसुलेट। अब आपने एक वर्ड पढ़ा कंसुलेट, अच्छा वो क्या होता है। एम्बेसी होता है एक मेन ऑफिस कंट्री के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव का इन अनदर कंट्री, जैसे कि इंडिया का यूएस के अंदर है, या फिर यूएस का कहाँ पे, इंडिया के अंदर है ना। और मोस्टली होता भी कहाँ है, ये जो कैपिटल सिटी होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया की कैपिटल सिटी कौन है, न्यू दिल्ली है। उसी तरीके से बोलते हैं कंसुलेट होता है स्मॉलर डिप्लोमेटिक मिशन, और एम्बेसी किसी भी देश में सिर्फ एक ही होती है, 2-3 नहीं हो सकती। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा कि 2 कंसुलेट हब हम क्या करेंगे, कजान और येकातेरिन में क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। तो जो कंसुलेट है वो किसी भी कंट्री में 2-3 मतलब हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, और ये छोटे डिप्लोमेटिक मिशन के लिए होते हैं। लोकेशन, एम्बेसीज यूजुअली लोकेटेड इन द कैपिटल सिटी ऑफ द होस्ट कंट्री, अभी अभी बताया मैंने। कंसुलेट हो सकते हैं किसी भी मेजर सिटी में, जो भी होस्ट कंट्री की मेजर सिटीज है अलग अलग, वहां पे ये हो सकते हैं। और इन द कैपिटल इफ द सेंडिंग कंट्री डज नॉट हैव एन एम्बेसी देयर। और कभी कभी कैपिटल सिटी में भी हो सकते हैं अगर वहां पे एम्बेसी नहीं है हमारी। फिर एम्बेसीज ये लार्जर होती है कंसुलेट से,
ज़्यादा स्टाफ होता है, ज़्यादा रेजिडेंसी होती है, ज़्यादा बिल्डिंग इनकी बड़ी होती है। एम्बेसी का हाईएस्ट डिप्लोमेटिक रैंक होता है, बहुत बड़े लेवल का होता है। एम्बेसी में जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं ना, ये बहुत हाई लेवल के होते हैं, और हाई कमिश्नर भी। मतलब एक ही चीज़ है आपकी एम्बेसी और हाई कमिश्नर, सेम चीज़ है। बस फ़र्क इतना है कि जो एम्बेसी होगी वो होगी आपकी नॉन कॉमन, जो कॉमनवेल्थ के अंदर नहीं आता है, और हाई कमीशन होगा कॉमनवेल्थ में जो आता है। इस चीज़ को क्लियर रखना अपने दिमाग में ना। अगर आपको फिर भी डाउट रहेगा तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, और आपको पता होना चाहिए कि एम्बेसी क्या होता है, हाई कमिश्नर क्या होता है, हाई कमीशन क्या होता है, कंसुलेट क्या होता है। कंसुलेट डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू कंडक्ट डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एम्बेसी में डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो सकती है। अब डिप्लोमेटिक एक्टिविटी में जो दो देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जिस टाइम रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था ना, देखो हर देश आगे बढ़ना चाहता है, तो हमने उस टाइम ना खूब सारा रशिया से क्या खरीदा, ऑयल वेरे खरीदा, है ना, क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा था, हमने लिया। ठीक है, तो उस टाइम क्या किया था, जो यूएस की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने बड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी हमारे ऊपर कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे करो, बड़ा फोर्स करने की कोशिश की। तो उसके लिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, आपको पता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और उन्होंने और मोदी जी ने साफ साफ बोला कि हम एक ऐसा देश है जो क्या है, स्वतंत्र है, और हमें मतलब हम किसी के, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल कैसे आपका डिफरेंट है, और हम किसी के भी अंडर नहीं है जो हम किसी के प्रेशर में आके ये करें, क्योंकि हम आपकी कंट्री को थोड़ी ना हार्म कर रहे हैं या किसी दूसरे को हार्म नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद है पर्पस। एम्बेसीज रिप्रेजेंट द सेंडिंग कंट्री गवर्नमेंट एंड मेंटेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन। और जो कंसुलेट होते हैं ये इसलिए होते हैं, जैसे मान लो कि आपने जाना था उधर घूमने जाना, आपने यूएस घूमने गए हो, तो आपकी वीजा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जब ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम जाते हैं कंसुलेट ऑफिस में। और एम्बेसी में होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल इशू हो जाए, इकोनॉमिक इशू हो जाए, दो देशों के बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में, या रशिया या इंडिया के बीच में, तो उसके लिए एम्बेसीज में होते हैं। सर्विसेज एम्बेसी भी देती है, आपके बोलते हैं वो कंडक्ट करती है डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल वर्क, वीजा इशू, पासपोर्ट इशू, बड़े लेवल पे जो होते हैं आपके, और कंसुलर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंसुलेट क्या करती है, कंसुलर सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ में लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स होते हैं, छोटे छोटे जो मैटर्स होते हैं उनको देखती है, पासपोर्ट इशू करती है, और इमरजेंसी के टाइम हेल्प करती है। फिर उसके बाद है कॉमनवेल्थ नेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि ये वो हैं जो कभी ना कभी, ये ऐसी कंट्रीज हैं, ऐसे नेशंस हैं जो कभी ना कभी यूके की क्या रह चुकी हैं, कॉलोनीज रह चुकी हैं, जिन पे कभी यूके ने रूल किया है। और जो इसका जो हेड होता है ना कॉमनवेल्थ का, वो होते हैं आपके ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, और ब्रिटिश मोनार्क अभी प्रेजेंट में कौन है आपकी, वो है आपकी यूके की एलिजाबेथ सेकंड, तो वो है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनके पास पावर भी होती है, बस वो हेड है, मतलब एक तरह से नॉमिनल हेड है वो नाम के। बाकी जो ऐसा नहीं होता कि उनको टाइटल दे दिया हेड है तो वो कॉमनवेल्थ जितनी भी कंट्री है उनके ऊपर उनकी पॉलिटिकल पावर होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी तभी बोला कि द टाइटल डजंट होल्ड एनी पॉलिटिकल पावर ओवर इट्स मेंबर कंट्रीज। और जो आपका हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड था, ब्रिटिश एम्पायर आपको पता है डिसमेंटल हो चुका था, बिल्कुल ही खत्म ही हो चुका था लगभग, तभी उनको हमारा देश छोड़ना भी पड़ा था। एक रीजन ये भी बहुत बड़ा था भारत आज़ाद होने का, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो बहुत वीक पड़ गए थे हर तरह से। और 1947 में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका था, जो कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी ब्रिटिश की। और 1949 में आयरलैंड भी रिपब्लिक बन गया, 1950 में लंदन डिक्लेरेशन आया। तो ये सब चीजें आपने याद रखनी है। और 1965 में कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट क्या हुआ था आपका, एस्टेब्लिश हुआ था। अब ये ध्यान रखना है, अभी प्रेजेंट में 54 मेंबर स्टेट हैं इन अफ्रीका, एशिया, द अमेरिकाज, यूरोप एंड द पैसिफिक। कॉमनवेल्थ कंट्रीज आर डाइवर्स, दे आर अमंगस्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट कंट्रीज। देखो कॉमनवेल्थ में ऐसा नहीं कि सारी अमीर अमीर कंट्री हैं या सारी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पे मिक्सिंग मिलेगी आपको देखने को, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर यूके ने क्या किया था, रूल किया था। देखो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी अलग से होती हैं। तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट कंट्री सब मिलेंगे आपको इसके अंदर देखने को। और वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन आपकी 30% कॉमनवेल्थ में ही आ जाती है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर बात करो तो वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इनके अंडर आ जाता है।
फिर इंडिया एंड कॉमनवेल्थ के बीच में क्या है, इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व इन एवरी मेजर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इट इज वन ऑफ द टॉप सोर्सेज ऑफ फंड, एक्सपर्ट्स एंड ट्रेनिंग। तो भारत का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉमनवेल्थ नेटवर्क का, और साथ ही साथ में ये अकाउंट करता है एक बहुत बड़ा शेयर भी ट्रेड का, मेंबर स्टेट के साथ काफ़ी ट्रेड होता है हमारा उन देशों के साथ जो इसमें है कॉमनवेल्थ के अंदर। और 2015 से 16 के बीच में जो फिजिकल ईयर थी, इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द कॉमनवेल्थ बजट। जो कॉमनवेल्थ के अंदर जो बजट होता है उसमें से चौथे नंबर पे हम सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा उसमें भारत, और थर्ड लार्जेस्ट फंडर था, फंडिंग भी हमने अच्छी की है इसमें, थर्ड लार्जेस्ट फंडर ऑफ इट्स ज्वाइंट ऑफिस एट द यूएन इन न्यूयॉर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। एक सेकेंड।